नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित विषय तथा उसकी प्रश्नावली 1.6। 1.6 प्रश्नावली में जो सारे सवाल हैं वो घातांकों से संबंधित सवाल दिए हुए हैं। तो घातांकों से संबंधित सवालों को हल करने से पहले हमें घातांकों से संबंधित नियमों का पता होना चाहिए। उन नियमों का अध्ययन करने के बाद हम उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रश्नावली के अंत में सारे जो नियम हैं वो लिखे हुए हैं, हम उनका अध्ययन कर लेते हैं पहले, फिर उन नियमों के द्वारा हम प्रश्नावली के सभी सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि बड़ी आसानी से हमें प्राप्त हो जाएंगे। हल प्राप्त होने का कारण है हमें नियमों का पता है, इसलिए हल आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या a होती है, उसके लिए उस पर अगर कोई परिमेय संख्या p और q घात के रूप में होती है तो उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है, उसका हल किस प्रकार से निकाला जाता है, वो 5 नियम हैं, वो इस प्रकार से हैं। यदि किसी वास्तविक संख्या पर p घात होती है और गुणा में किसी उसी वास्तविक संख्या पर, जैसे ये वास्तविक संख्या है वही वास्तविक संख्या ये है, इस पर p घात है इस पर q घात है, दोनों गुणा में है, तो उसमें वास्तविक संख्या तो वही रहेगी, यानी आधार के रूप में जो संख्या आ रही है ना ए वह तो वही रहेगी और घातें दोनों आपस में जुड़ जाएगी। यानी समान आधार पर अगर भिन्न भिन्न घातें होती है और आपस में वो पद गुणा होते हैं तो उस आधार पर घातें जुड़कर लिखी जाती है। अब दूसरा नियम है, वास्तविक संख्या पर p घात लगा दी, फिर कोष्टक बना के उस पर q घात लगा दी। इसका मतलब हुआ कि घात पर घात है, आधार यहाँ पे a है, उस पे p घात है, फिर उसके ऊपर और q घात है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए जो अपना आधार आया है a, उस पर जो दोनों घातों पे घात या ये आपस में जो चढ़ती हुई घातें हैं उनको आपस में गुणा कर देते हैं। फिर तीसरा नियम है, किसी वास्तविक संख्या a पर घात p है और उसके बट्टा में उसी वास्तविक संख्या पर घात q है, तो उसको हल करने के लिए, यानी वास्तविक संख्या a पर p घात तथा वास्तविक संख्या a पर q घात आपस में भिन्न रूप में आती है, बट्टा रूप में आती है या भाग रूप में आती है, तो a पर p में से q घटा के घात लिखी जाती है, यानी ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटा के उस पर घात लिखी जाती है। अब अगला चौथा नियम है कि किसी आधार यानी वास्तविक संख्या a पर p घात होती है और किसी अलग प्रकार की वास्तविक संख्या b पर a पर b p घात और b पर b p घात होती है, तो यहाँ पे a और b दोनों का गुणा किया जाता है और घात जो दोनों की समान है वो की वो लिखी जाती है। इस नियम का हिंदी रूपांतरण इस प्रकार से पढ़ेंगे, समान घातें वाले पद, समान घातों वाले पद जब आपस में गुणा होते हैं तो यहाँ उनके आधारों को गुणा करके घात उसके गुणनफल पर लगा देते हैं। ये अपने जो 4 नियम है वो किताब में लिखे हुए। और एक हमें पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या को, वास्तविक संख्या कोई भी प्रकार की वास्तविक संख्या हो, उस पर अगर घात 0 है तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। अगर किसी भी संख्या पर हमें कोई घात नहीं दिख रही है, यानी दिख नहीं रही, अदृश्य होती है, वो वहाँ पे अगर हमें किसी घात को दर्शाने की आवश्यकता होती है तो अदृश्य घात होती है 1, यानी वहाँ पे 1 घात रहती है, भले ही वो हमें दिखे चाहे न दिखे। अब देखिए, प्रश्नावली से संबंधित जो पहला नियम है वो इस प्रकार से दिया गया है कि ज्ञात कीजिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 64 पर घात 1/2, 64 पर 1/2 घात ली। यहाँ पे वास्तविक संख्या अपनी क्या आई, 64, 64। अब इस वास्तविक संख्या 64 को हम घातांक रूप में परिवर्तित करेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में घातांक कितनी बन सकती है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 64 का अभाज्य गुणनखंड। ये 64 है अपना, इसमें 2 का भाग दिया, आगे 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया 8, फिर 2 का भाग दिया। यहाँ पे 2 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 64 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 64 को हम 2 गुणा, कितनी बार 2 का रिपीटेशन हुआ, 1 2 3 4 5 6 बार रिपीटेशन हुआ है, तो 2 को आपस में 6 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, इस प्रकार से।
ये वास्तव में 64 ही है, ये यहाँ पे हमने करके देखा है 64 ही है। अब इस 64 को ऐसे लिखने के बाद हम इस पर घात कितनी है 1/2, ये 1/2 घात लगा दी। अब यहाँ पे देखिए ये जो घातांक लिखेंगे वो लिखी जाएगी 2 पर घात 6, क्योंकि गुणन पुनरावृत्ति में कौन पुनरावृत हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 2 लिख दिया था हमने। कितनी बार पुनरावृत हो रहा है, 6 बार, तो घात लिख दी 6, इस पर घात 1/2। अब देखिए यहाँ पे अब इन नियमों में से कौन सा नियम बन रहा है, ये 2 नंबर वाला नियम। किसी वास्तविक संख्या पर पहले घात p हो फिर उस पर घात q हो। यहाँ पे अपनी वास्तविक संख्या आ गई 2, पहली घात p उसकी जगह आ गई 6, दूसरी घात q उसकी जगह आ गई 1/2। इस प्रकार के हल प्रश्न को हल करने के लिए जो वास्तविक संख्या है उस पर दोनों घातांकों का गुणा लिखना होता है। तो अपनी वास्तविक संख्या क्या है 2, उस पर दोनों घातांक क्या है 6 एंड 1/2, इन दोनों का गुणा लिखेंगे। अब ये घातांक वाला सिस्टम आपस में 6 से 2 कट गया, कितना आ गया 3 बचा शेष, तो ये क्या रह गया 2 पर घात 3। यही उत्तर हो गया अपना कि 64 पर घात 1/2 का उत्तर कितना होता है 2 की घात 3, और 2 की घात 3 को हम 8 लिख सकते हैं। अगर सही लिखें तो आगे भी लिखना चाहे तो 8 लिख सकते हैं। अब अपना इसका प्रश्न दिया हुआ है दूसरा प्रश्न। कैसा प्रश्न है कि 32 पर घात 1/5, 32 पर घात कितने लिखी हुई है 1/5 घात लिखी हुई है। अब 1/5 घात किस पर लिखी हुई है 32 पर लिखी हुई है, तो हम 32 के अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम पता करेंगे कि इसकी और छोटे अंकों या छोटी संख्या के रूप में किस प्रकार घातांक रूपांतरित हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे 32, जिस प्रकार से यहाँ पे 64 का अभाज्य गुणनखंड किया था वैसे ही 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 32 का 2 बार भाग जाएगा, फिर 16 बार 2 का भाग जाएगा, 8 बार 2 का भाग जाएगा, 4 बार 2 का भाग जाएगा, 2 बार और 2 का भाग जाएगा 1 बार। यानी 32 को हम कितनी बार कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 5 बार 2 की पुनरावृत्ति होगी। यहाँ पे हम 32 को जो है ना वो ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे ये 32 लिखा गया है। ये वास्तव में 32 है। यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड करने से हमें पता चल गया कि 2 को कितनी बार पुनरावृत्त करना होता है 5 बार, तब क्या आता है 32 आता है। यहाँ अभाज्य गुणनखंड से पता चल गया। 32 पर घात कितनी थी 1/5, तो 1/5 घात लिख दी। अब वापस वही कहा कौन सा कि यहाँ पे 2 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 2 आएगा आधा। कितनी बार हो रही है 5 बार हो रही है, तो वो आ जाएगा घात में। अब ये जो हमने 32 को पहले तो अभाज्य गुणनखंड के पदों के रूप में लिखा, फिर उस पदों को घातों के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब घातों के रूप में परिवर्तित कर दिया तो घातांक वाले नियम हमें लगाने हो सकते हैं। अब ये 32 ही है, 32 पर घात 1/5, ये घात 1/5, ये 1/5, ये जो 32 का रूप है वो घातांक रूप में लाने के लिए अभाज्य गुणनखंड करके घातांक रूपांतरित हुआ है। अब यहाँ पे ये नियम वापस वो लग जाएगा किसी आधार पर, किसी वास्तविक संख्या पर p घात पे q घात, यानी वास्तविक संख्या 2 पर 5 घात पे 1/5 घात, तो उस वास्तविक संख्या पर p और q घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पर पहली तो घात है 5, सॉरी जुड़ नहीं जाती है, गुणा हो जाती है। पहली घात 5 फिर गुणा दूसरी घात है 1/5, तो ये घातें आपस में 5 से 5 भिन्न रूप में कट गई। तो इसका उत्तर कितना आ गया 2 आ गया। इसका उत्तर कितना आ गया 2 आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 125 पर घात लिखी हुई है माइनस की 1/3। 125 पर घात लिखी हुई माइनस की 1/3। अब हमें क्या करना है 125 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तभी तो पता चलेगा कि किस प्रकार से यह घातांक रूपांतरित हो। इसमें भाग जाएगा सीधा 5 का, कितनी बार जाएगा 25 बार, फिर इसमें भाग जाएगा 5 का, कितनी बार जाएगा 5 बार, फिर इसमें भाग जाएगा 5 का, कितनी बार 1 बार। कहने का मतलब 125 को हम 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। फिर इस पे घात जो इसे 125 पे वही लिखनी होगी 1/3 माइनस की 1/3। अब यहाँ 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणन पुनरावृत्ति हुई सेम संख्या के साथ, तो उसका घातांक लिख पाना सरल है। किसकी पुनरावृत्ति हो रही है 5 की, कितनी बार हो रही है 3 बार, तो 2 5 की घात 3, ये जो होगा ये 5 की घात 3 का रूप
में आएगा। इस पे घात -1/3। अब यहाँ पे ये नियम कि किसी वास्तविक संख्या पर कोई परिमेय संख्या घात के रूप में आती है p, उस पर फिर घात आती है परिमेय संख्या q, तो उस वास्तविक संख्या पर परिमेय संख्या p तथा q के गुणनफल को लिखा जाता है। यहाँ पे अब क्या लिखा जाएंगे, यहाँ पे 5 की घात जो 3 आई है ये अंदर वाली, इसके गुणा में कौन आ जाएगा, -1/3। ये घात आ गई 3 गुणा -1/3। फिर ये 3 तो इस 3 से कट जाएगी, क्यों, आपस में गुणा हो रही है, तो आएगा कितना, इसका उत्तर आएगा -5 की घात -1, 5 की घात -1। अब 5 की घात -1 जो उत्तर आया, इसको हम चाहें तो घात का एक नियम होता है कि घात अगर अंश वाली हर में लेके जाओ और हर वाली अंश में लेके जाओ, तो वहां पे घात का जो चिन्ह होता है ना, चाहे वो प्लस की होती है वो माइनस हो जाती है, और माइनस की होती है वो प्लस हो जाती है। इसका अगर हम उत्तर लिखना चाहें तो ये इसके बटा में 1 है ना, तो इस 1 को ऊपर लेके जाते हैं 1, ये दिख नहीं रहा है 1, और नीचे क्या आ जाएगा 5। 5 की घात कितनी है, ऊपर -1 है, नीचे कितनी आएगी 1 आएगी, प्लस की 1 आएगी, और प्लस की 1 घात भी छुपी हुई रहती है। जिस प्रकार से बट्टा वाली संख्या 1 छुपा हुआ रहता है ना, उसी प्रकार से जो प्लस की 1 घात होती है वो छुपी हुई रहती है। तो 5 की घात -1 का जो उत्तर होगा वो कितना आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इस प्रकार के सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9 की घात 3/2। 9 की घात कितनी हुई है, 3/2 लिखी हुई है। अब यहाँ पे किसी वास्तविक संख्या पर घात आई है, परिमेय संख्या। अब जो वास्तविक संख्या आई है ना, उसका भी ऐसा रूप बनाओ कि वो सीधी न दिखे, यानी पूर्णांक या परिमेय या प्राकृत न दिखे, हमें एक घातांक वाले पद के रूप में दिखे। तो उस घातांक वाले पद के रूप में दिखाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जिस संख्या को घातांक रूप में दिखाना है हमें, किसको, 9 को, इसका क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 3 का भाग जाएगा इसमें 3 बार, 3 का भाग जाएगा इसमें 1 बार, यानी 9 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं। वास्तव में ये 9 ही है, इस पे जो घात है वो यहाँ पे आएगी वापस। अब देखिए इस जो गुणन पुनरावृत्ति का जो फॉर्मेट आया है, ये गुणन पुनरावृत्ति का फॉर्मेट घातांक रूप में बदल जाता है। जैसे कौन पुनरावृत्त हो रहा है, 3, कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो ये जो पद है ये इस रूप में आ गया। ये है 9 ही। 9 क्यों है, क्योंकि 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 गुणा 3, यानी 3 की गुणन पुनरावृत्ति 2 बार, 3 3 9 होता है ऐसे। अब देखिए ये जो 3 पर घात 2 आई है, इस पर भी कुछ घात दी हुई है ना, जैसे 9 पर घात कुछ दी हुई थी वो भी इस पर आएगी ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो अपना नियम लिया हुआ है कि लिखा हुआ है कि किसी वास्तविक संख्या पर परिमेय संख्या घात होती है, फिर उस पर और कोई घात अन्य घात लगी हुई है, तो उस वास्तविक संख्या पर उन दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो अपनी वास्तविक संख्या है वो क्या है, 3। वास्तविक संख्या क्या है, 3। उस पर 2 घाते हैं क्रमबद्ध रूप से, एक बार 2 फिर 3/2। तो आपस में दोनों का क्या करना होगा, गुणा करना होगा। दोनों का क्या करना होगा, गुणा। अब देखिए 3 पर जो घाते हैं ये 2 गुणा 3/2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो बचेगा क्या, बचेगा 3 पर घात 3, 3 पर घात 3। अब 3 पर घात 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 गुणा 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27 भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे में, जो अगला पॉइंट दिया हुआ है उसकी। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है 32 पर घात 2/5। कितना लिखा हुआ है, 32। क्या लिखा हुआ है, 32। 32 पर घात कितने लिखी हुई है, 2/5। अब 32 पर घात 2/5, सब में समान काम करना है। 32 का हमने अभी थोड़ी देर पहले अभाज्य गुणनखंड किया ही था। अभाज्य गुणनखंड करने से 32 का हमें अभाज्य गुणनखंड कितना मिला था, 2 की घात 5 मिला था, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बार आया था, तो 2 की घात 5 यहाँ पे 32 का रूप आ गया। अब 2 की घात 5 यानी 32, इस पर घात कितनी, 2/5, कितनी घात, 2/5। अब वो यही नियम काम आ रहा है, बार बार यही नियम काम आया है, अभी तक जितनी बार काम आया है यही नियम काम आया है। अब देखो वास्तविक संख्या पर 2 घात 5 घात, उस पर 2/5 घात, तो जो वास्तविक संख्या है
ए यानी ए आई है वो 2 आई है, उस पर जो दोनों क्रमिक घातें आ रही है 5 और 2/5, उन दोनों को गुणा के रूप में लिख दो। 5 से ये 5 कट जाएगा, आएगा कितना, 2 पर कितनी घात बचेगी, 2 घात शेष बचेगी ना ये वाली। अब 2 पर 2 घात का मतलब होता है 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 का मान कितना आता है, 4 आता है। 2 गुणा 2 का मान कितना आता है, 4। इस प्रकार से ये दूसरे प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, 4 उत्तर आएगा। अब अगला जो अपना प्रश्न दिया हुआ है 125 पर घात लिखी हुई है माइनस की 1/3। यहाँ हमने अभी थोड़ी देर पहले 125 पर घात 1/3 की तो की थी। अब देखते 125 की घात सीधी 1/3 है तो आसान है। जो माइनस घात को धनात्मक बनाने के लिए हमने उसको बट्टा में लिखा था, अब वो काम नहीं करना है, सिर्फ उस काम से पहले ही इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे, 125 का अभाज्य गुणनखंड अभी हमने किया है, कितना आया था, 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 की घात 3 आया था। अब 5 की घात 3 जो अभाज्य गुणनखंड आया है, इस अभाज्य गुणनखंड को घातांक रूप में लिखा 5 की घात 3। फिर इस पर घात कितनी है, ये वास्तव में 125 ही है, इस पर घात 1/3, इस पर घात कितनी, 1/3। अब क्या है, आधार पर घात फिर उस पर घात, तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। जैसे यहाँ पे 5 पे घात कितनी है, 1 बार 3 गुणा फिर आगे 1/3, तो ये 3 से 3 कट गया, उत्तर कितना आया, सीधा 5। इस प्रकार से ये तीनों पॉइंट हमने हल कर लिए। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट 3 नंबर की, अगले क्वेश्चन। यहाँ पे अब देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में पहला पॉइंट है कि 2 पर घात 2/3 और फिर 2 पर घात 1/5। यहाँ पे अब नियम से पता चल रहा है हमें, ये इन नियमों से पता चल रहा है कि आधार यानी वास्तविक संख्या आधार के रूप में जो 2 आई है वो समान है, यानी समान आधार पर विभिन्न घातें होती है, भिन्न भिन्न घातें होती है। समान आधार इसमें है, भिन्न भिन्न घातें इसमें, तो घातें जुड़ जाती है, आधार वही लिखा जाता है। तो इसमें क्या करना होगा हमें, यहाँ पे जो 2 पे घात आई है ना, तो आधार 2 हो गया, 2 पर घातें भिन्न भिन्न है, तो आधार तो दोनों में 2 है तो 2 रहेगा। अब इस पर घातें कितनी है, वो जुड़ जाएगी आपस में। पहले 2/3 है प्लस 1/5 है, प्लस कितनी है, 1/5। अब क्या करना होता है, अब वही काम देखिए क्या करना होता है, 2 पर जो घातें हैं उसमें भिन्न रूप में आ गई, तो भिन्न रूप में जो सही बट्टे वाली जोड़ होती है वो करेंगे। इन दोनों का लघुत्तम कितना आ गया, 5 और 3 का 15 भाग गया, इसमें 3 में 5 का भाग गया, 3 का भाग 15 में गया 5 बार, 2 से गुणा किया तो आ गया 10, प्लस 5 का भाग इसमें गया 3 बार और 1 से गुणा गया तो 3। फिर 2 पर घात कितनी आ जाएगी, 10 और 3 13/15, ये इसका हो गया उत्तर। ये दूसरा पॉइंट। अब पहला पॉइंट। अब आगे दूसरा पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, 1/3 पर घात 3, 1/3 पर घात 3 पर घात 7। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो 7 घात आई है ना, वो इस नियम के द्वारा इस 1 पर भी आएगी। 1 पर चाहे कितनी घातें हो, चाहे 7 हो, 5 हो, 2 हो, माइनस की हो, प्लस की हो, उसका मान 1 ही रहता है। यहाँ पे एक बात और लिखनी होगी, 1 घात वाले पद का मान अपरिवर्तित रहता है, यानी 1 पर घातांक वाला पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसका उत्तर 1 ही आएगा। यहाँ पे देखो 1 पर घात, ये 7 जो है ना वो अंदर इस 1 पर कुछ घात नहीं है तो वो 1 घात है, 1 गुणा ये ऊपर वाली आगे आएगी तो 7, यानी इधर से घात है 1 पर 1, और घात पर घात होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है, और 3 पर घात 3 गुणा 7, यानी ये जो 7 घात है इसका वितरण इस 1 वाली पे भी होगा, इस वाली पे भी होगा, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 1 पर घात 7 का मतलब होता है 1, और 1 पर घात 3 गुणा 7 का मतलब 3 पर घात 3 गुणा 7 का मतलब होता है 21। 3 गुणा 7 का मतलब कितना होता है 21। तो इसको अगर हम ऊपर लेके जाना चाहें तो 3 पर घात हम माइनस की 21 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हर में है उसको हम प्लस में लेके जाना चाहते हैं तो उसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, यानी धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगी और ऋणात्मक है वो
धनात्मक हो जाएगी। हाँ, आगे जो ये क्वेश्चन है अपना 3 नंबर, वो है 11 पर घात 1/2 और 11 पर घात 1/4। यहाँ पे अब देखते हैं कौन सा नियम है, यानी वास्तविक संख्या पर घात p वास्तविक संख्या पर घात q भिन्न रूप में आती है, तो उस वास्तविक संख्या पर ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटा के लिखनी होती है। यानी 11 पर घात 1/2 बट्टा 11 पर घात 1/4 है, तो पर 11 तो लिखना होगा 11 पर घात जो 1/2 है माइनस 1/4 लिखना होगा। फिर अब देखते हैं 11 पर घात कितनी आएगी, लघुत्तम आ जाएगा 4, भाग जाएगा 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, गुणा होगा तो आ जाएगा 2 माइनस 1, तो 11 पर घात कितनी हो जाएगी 2 माइनस 1 1, 11 पर घात हो जाएगी 1/4। इस प्रकार से ये तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट क्या लिखा है, चौथे पॉइंट को यहाँ हल कर लेते हैं। 7 पर घात 1/2 इंटू 8 पर घात 1/2, 7 पर घात 1/2 इंटू 8 पर घात 1/2। अब यहाँ पे देखो आधार अलग अलग है, दोनों घातें दोनों की समान है, अलग अलग आधार पर समान घातें आती है, अलग अलग आधार, इसका आधार a इसका आधार b, घातें इसकी भी p इसकी भी p समान घातें होती है, तो दोनों आधारों को आपस में गुणा करके वो घात लगाई जाती है। यानी यहाँ पे जो 7 और जो 8 दोनों आधार आए उन दोनों को गुणा करके जो घात आई है दोनों पर, क्या घात आई थी 1/2, वो लिखी जाती है। तो 7 गुणा 8 कितना हो गया 8 7 56 पे घात 1/2, 56 पे घात 1/2। ये इस प्रकार से इसका ये उत्तर हो जाएगा। ये घातांक नियमों का पता होने के बाद हम इस प्रश्नावली के सभी सवालों को बड़े आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं।